अध्याय 2 विलयन में हमने पिछले वीडियो में अणु संख्या गुणधर्म के दो टॉपिक हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है परासरण तथा परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो परासरण है, परासरण किसे कहते हैं? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन लेते हैं, जो जिसमें एक कम सांद्रता वाला विलयन होता है और दूसरा अधिक सांद्रता वाला विलयन होता है, तो जब विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है या प्रवाहित होता है और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, तो विलयन कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, तो उसको परासरण कहते हैं। तो हम परासरण की परिभाषा देख लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन में से उच्च सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। अब परासरण को समझने के लिए हम दो प्रयोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले अंडे का प्रयोग किया है। दो अंडे, समान आकार के दो अंडे ले लेंगे। उन अंडों को पहले तनु HCl के विलयन में रख देंगे ताकि उसमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसका ऊपर का कवर होता है ये निकल जाए। इसके बाद इन दोनों अंडे को अलग अलग बीकर में, एक बीकर में जल लेकर और दूसरे बीकर में NaCl विलयन लेकर के दोनों अंडों को रख देंगे। तो यहाँ पर ये जो है बिना खोल वाला अंडा लिए हैं, जो हमने पहले अंडे का कवर को जो है निकाल दिए हैं। अब इसको कुछ देर के लिए इस प्रयोग को रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो जल में रखा हुआ अंडा है यह फूल जाता है। क्यों फूल गया? क्योंकि इसमें अंतःपरासरण की क्रिया हुई। मतलब जल जो बीकर में था वो जल किस में आ गया? अंडे के अंदर आया, तो अंतःपरासरण की क्रिया हुई और अंडा जो है फूल गया। और यहाँ पर जो NaCl का विलयन में अंडा रखे थे उसमें अंडा जो है और सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो अंडे का पानी रहता है वो NaCl विलयन की तरफ चला जाता है, मतलब कि इसमें बाह्य परासरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। इसमें एक बीकर में आसुत जल ले लेते हैं और ये जो है, ये जो फनल जैसा दिख रहा है इसको थ्रेशर फनल कहते हैं। इस थ्रेशर फनल के मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं और जो थ्रेशर फनल होती है इसमें शक्कर का विलयन एक तल तक के भर देते हैं। चित्र में ध्यान रखेंगे, इसमें यहाँ ऊपर तक के नहीं भरेंगे, केवल यहाँ तक के कुछ जो आपका ये बल्ब जैसा दिख रहा है वहाँ तक के ही बस भरेंगे। इसके बाद जब परासरण की क्रिया होती है, तो परासरण की क्रिया होने पर क्या होता है, जो आसुत जल है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से ये शक्कर के विलयन का तल को बढ़ा देता है। तो दूसरे में क्या हुआ, जब हम इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो अंतिम अवस्था में ये जो इसका थ्रेशर फनल का जो इसमें जो तल है, ये जो शक्कर के विलयन का तल है ये ऊपर तक के, तो चित्र में जो है हम ऊपर तक के विलयन को भरा हुआ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये परासरण के प्रयोग हुए। तो यहाँ पर एक शब्द आया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो झिल्ली जो है तीन प्रकार की होती है। एक पूर्ण पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, और अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पूर्ण पारगम्य झिल्ली मतलब कि जिसमें से विलायक और विलेय दोनों के कण आर पार जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली यानी कि वह झिल्ली जिसमें से ना तो विलायक के कण और ना ही विलेय के कण आर पार जा सकते हैं, तो वह झिल्ली कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल विलायक के कण ही पार कर सकते हैं, विलेय के कण पार नहीं कर सकते हैं, तो वह कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली में चर्मपत्र या फिर जो है विद्युत विधि द्वारा तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी झिल्ली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं
परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे हमने अभी पढ़ा परासरण में जब विलयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा और जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो ये जो परासरण है, परासरण की क्रिया हुई। अब परासरण की क्रिया होने पर एक दबाव लगता है जिसको परासरण दाब कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला है द्रव स्थैतिक दाब, है ये परासरण दाब ही, बस केवल अलग अलग शब्द दिया गया है। तो द्रव स्थैतिक दाब में जैसे हमने ये बीकर लिए, बीकर में जल भर दिए और थ्रेशोल्ड फनल में KMnO4 का विलयन भर दिए। इसमें जो है इसके मुंह पर जो है चर्मपत्र की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। अब इसको स्थिर रख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नली में द्रव है, द्रव स्तंभ दाब लगेगा, जो क्यों उत्पन्न होता है, जो कि परासरण के कारण, जो परासरण की क्रिया हो रही है, मतलब जल जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से KMnO4 विलयन की तरफ जा रहा है, तो इससे उस नली द्रव पर एक स्तंभ दाब उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार द्रव स्थैतिक दाब को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है जो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर उत्पन्न होता है तथा उसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट है विलयन दाब। विलयन दाब के लिए विलयन दाब क्या है? ये भी परासरण ही दाब है। इसमें एक आयताकार पात्र लेते हैं, इस आयताकार पात्र में दो चैम्बर बना देते हैं जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके एक तरफ विलयन का चैम्बर, एक तरफ विलायक का चैम्बर, दोनों चैम्बर में ये पिस्टन लगा होता है और विलायक की तरफ कांच का एक जलकुंड और विलयन की तरफ सूचक नली लगी होती है। तो पिस्टन की सहायता से विलयन पर एक दबाव, जब परासरण की क्रिया होती है तो विलायक जो है विलयन की तरफ प्रवाहित होता है, तो विलयन पर पिस्टन की सहायता से एक दबाव लगाया जाता है जिसकी सहायता से परासरण की क्रिया रुक जाती है, और यही जो इसके द्वारा लगाया गया दाब है वही क्या है? परासरण दाब। तो किसी विलयन का परासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य परासरण क्रिया को रोक देता है। मतलब कि परासरण दाब से हम ये समझ रहे हैं कि जो परासरण की क्रिया होती है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन प्रवाहित हो रहा है और वहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब यहाँ पर जो एक बाह्य दबाव लगाया जाता है पिस्टन के माध्यम से या कोई भी बाह्य दबाव लगाया जाता है जिससे कि परासरण की क्रिया रुक जाए, और वो जो दाब लगाया जा रहा है वही कहलाता है परासरण दाब। तो अब इस परासरण दाब को मापेंगे कैसे? तो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगला हमारा टॉपिक है। तो ये जो परासरण को मापने की भी बर्कले एवं हार्टले की विधि है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से, और समझिए। पहले समझेंगे तब हम उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो जैसा पात्र दिख रहा है, तो इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युत विधि के द्वारा तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होता है, वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं एक नेटवर्क जैसा बना होता है। नेटवर्क जैसा बना मतलब कि बहुत छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं जिसमें से विलायक के कण पार हो सके। तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, और इसमें जो एक बेलनाकार पात्र में जल भर करके इसको जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है उस तरीके से फिट कर देते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर टोटीदार कीप लगी होती है और दूसरी तरफ केशिका नली होती है। केशिका नली जो है एक सूचक नली की तरह कार्य करता है जिसमें तल कितना पानी का घटा है, बढ़ा है, ये पता चलता है, और टोटीदार कीप से जो है जल को भरा जाता है। जो जल होता है उसके दोनों तरफ विलयन को भर दिया जाता है। जिस विलयन का हमको परासरण दाब ज्ञात करना है उस विलयन को वहाँ पर भर दिया जाता है। ऊपर में पिस्टन लगा होता है जिससे हम उपयुक्त दाब लगा सकते हैं, और यहाँ पर दाब मापी, साइड में दाब मापी लगी रहती है जिससे जो परासरण दाब का मान है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये तो हो गया उपकरण की बात। अब ये इसमें कार्य कैसे करता है?
जब इसमें जल जो है परासरण की क्रिया, अब जैसे यहाँ पर जल भरा हुआ है तो परासरण की क्रिया होगी तो जल क्या होगा, विलयन की तरफ गमन करेगा, प्रवाहित होगा। तो जब विलयन की तरफ प्रवाहित होगा तो पिस्टन के द्वारा एक दबाव लगाया जाता है। पिस्टन के दबाव लगाने से पहले यहाँ पर जब प्रयोग शुरू होगा तो हम केशिका नली का तल को कहाँ पर है उसको नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में जब इस पर पिस्टन पर दबाव लगाया जाएगा, पिस्टन के द्वारा विलयन पर दबाव लगाया जाएगा तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और जब परासरण की क्रिया रुक जाएगी तो ये कैसे पता चलेगा, केशिका नली पर जो तल रहेगा, विलयन का तल रहेगा, वो स्थिर हो जाएगा, जल का तल, और यहाँ पर जो दाब मापी है वहाँ पर से हम दाब, जो परासरण दाब है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है उस विलयन को भर करके परासरण दाब बर्कले हार्टले विधि से ज्ञात की जा सकती है। तो ये जो विधि है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विलयन का परासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पिस्टन के द्वारा एक बाह्य दबाव लगाया जा रहा है। बाह्य दबाव लगाने से वही जो है क्या परासरण दाब की गणना में सहायक हो रहा है। तो ये जो बर्कले हार्टले की विधि है इससे जो है कुछ लाभ होते हैं। तो इससे क्या लाभ होता है कि जो जैसे हमने चित्र में देखा कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर दबाव लगाया जा रहा है तो इस पर जो है दबाव, ये सीधे दबाव नहीं लगता, अर्धपारगम्य झिल्ली पर सीधे दबाव नहीं लगता है, जिसके कारण झिल्ली के फटने की संभावना नहीं रहती है। और सेकंड क्या है कि साम्य स्थापित होने में समय नहीं लगता है, मतलब कि जैसे पिस्टन से दबाव लगाए तो दोनों विलयन और विलायक के बीच में साम्य स्थापित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी ही साम्य स्थापित हो जाता है। और थर्ड क्या है, विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ज़्यादा, केवल विलयन उसमें गमन करता है और पिस्टन पर दबाव लगता है तो विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। और इस विधि से जो बर्कले हार्टले की विधि है उसमें किसी भी इस सांद्रता के विलयन का परासरण दाब की गणना की जा सकती है। तो इस तरीके से बर्कले हार्टले विधि के ये कुछ लाभ हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो उसके पहले हमको वान डे हाफ का तनु विलयन सिद्धांत को समझना होगा। तो जो वान डे हाफ का तनु विलयन सिद्धांत है, वान डे हाफ ने सन 1877 में ये बताया कि किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था, मतलब कोई पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में और तनु विलयन की अवस्था में दोनों में समानता होती है। मतलब पदार्थ की कोई गैसीय अवस्था है और तनु विलयन की अवस्था है, दोनों में, अब ये गैस में है और ये विलयन में है तो मगर फिर भी दोनों में समानता होती है। तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर बताया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो तनु या फिर आदर्श विलयन होते हैं वो आदर्श गैसों की भांति ही व्यवहार करते हैं, और जो आदर्श गैस पर जो विभिन्न नियम लागू होते हैं वही तनु विलयन के लिए भी सत्य होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने तनु विलयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके अनुसार क्या है, वान डे हाफ के तनु विलयन सिद्धांत के अनुसार कि तनु विलयन अवाष्पशील विलेय युक्त का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में डालेगा जब उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के समान है। तो किसी भी तनु विलयन के परासरण दाब पाई के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, उसको कहते हैं वान डे हाफ समीकरण। मतलब कि जो पाई वी इक्वल टू एन आर टी उन्होंने ये समीकरण दिया है, इसको ही बोलते हैं वान डे हाफ समीकरण। तो ये जो पाई वी इक्वल टू एन आर टी है, यहाँ पर हमको पता है कि जो वान डे हाफ समीकरण से यहाँ पर हमको पाई इक्वल टू ये जो पाई है इसको विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पर v को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो जो एन बाई वी है ये हम जानते हैं कि c इक्वल टू एन बाई वी होता है। तो यहाँ पर हम एन बाई वी की जगह हम c को रख देते हैं।
तो यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, पाई समानुपाती है सी के। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि निश्चित ताप पर जो आर क्या है, गैस स्थिरांक, व टी ताप, दोनों स्थिरांक है एक निश्चित ताप पर, इसलिए हम पाई समानुपाती सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये समीकरण है पाई समानुपाती सी, ये क्या दिखा रहा है कि किसी विलयन का परासरण दाब, ये पाई जो है परासरण दाब है किसी विलयन का, तो किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अतः जो परासरण दाब है ये अणुसंख्यक गुण है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं कि किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होता है, ना कि विलेय की प्रकृति पर। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस समीकरण में ये पाई जो है ये क्या है, विलयन का परासरण दाब, जो V है V विलयन का लीटर में आयतन, N क्या है विलेय के मोलों की संख्या, C मोलर सांद्रण, R विलयन स्थिरांक या गैस स्थिरांक और T विलयन का केल्विन ताप। तो अब हम देखते हैं कि परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने वारंट ऑफ समीकरण देखा भी, पाई इक्वल टू सी आर टी, और सी इक्वल टू हमको पता है एन बाई वी। तो यहाँ पर हमने एन बी लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलेय की बात हो रही है, हमको अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, इसलिए हमने एन क्या लिया है, एन बी लिया है। क्योंकि एन क्या है, यहाँ पर एन है मोलों की संख्या, तो बी ले लिए हैं, मतलब विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो पाई इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी, और एन बी इक्वल टू हमको पता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब इस वैल्यू को हम जो एन बी की वैल्यू है उसको इस समीकरण में रख देंगे, तो पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी वी, सॉरी पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी वी। तो यहाँ पर हमको आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, तो एम बी इक्वल टू, हम एम बी को इधर ले आएंगे, पाई को इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो इस समीकरण की सहायता से यदि हमको विलेय का द्रव्यमान, आर आपका गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक, टी ताप, और वी जो है विलयन का लीटर में आयतन, और परासरण दाब, इन चारों के पांचों के मान यदि हमको ज्ञात होते हैं तो हम अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब की सहायता से हमने किसी भी विलयन का परासरण दाब तो ज्ञात कर ही सकते हैं, उसके साथ में प्रोटीन या फिर कोई बड़े अणु या फिर बहुलक के भी परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना जो है उसको सही मान प्राप्त करने के लिए 3 शर्त होती है कि पहला विलेय अवाष्पशील हो, जब विलेय अवाष्पशील होगा तभी परासरण दाब की गणना की जा सकती है, और विलेय तनु हो, सांद्र नहीं होना चाहिए, विलेय को तनु होना चाहिए, और तीसरा कि विलयन में विलेय का वियोजन या संगुणन ना हो, मतलब कि जब हम विलयन बना रहे हैं तो विलेय को जब डालेंगे तो वो आयनित नहीं होना चाहिए, आयनित यानी कि वियोजन नहीं होना चाहिए, और संगुणन यानी कि वो पानी से मिलकर के कोई नया जो है यौगिक ना बना ले। तो ऐसा विलयन में विलेय का वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं जिससे हम फिर विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना का मान सही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने परासरण और परासरण दाब किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसकी विधि, बर्कले हार्टले की विधि, और परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आपको समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर करके फैलाएं ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे और सभी जो है इसका लाभ ले सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड थैंक यू।